अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्लाज्मिड एक तरह का वेक्टर होता है। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो मॉलिक्यूल है जो आपके टारगेट जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो हमको आज पढ़ना है प्लाज्मिड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड एक छोटा सा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसीलिए इसको सीसीसी स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। पहला सी, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए या क्लोज सर्कुलर कोवेलेंट डीएनए। तो ये सर्कुलर होता है, छोटे साइज का होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एग्जिस्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है ये कभी भी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जिससे वो आजू बाजू के मतलब जो उसका मेन डीएनए है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वो अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सकता है और सेल डिवीजन के साथ उसका रेप्लिकेशन होगा, ऐसा लिंक नहीं है। और ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन कर सकता है। जब वो खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके आंसर में होने चाहिए वो है स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सीसीसी स्ट्रक्चर, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। अब ये मिलता कहाँ है? ये नेचुरली मिलता है बैक्टीरिया के अंदर और ईस्ट के अंदर, और इनमें कुछ खुद की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये स्पेशल बन जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि नेचुरल प्लाज्मिड्स होता क्या है और उसकी ये प्रॉपर्टीज है, और जो हम लैब में बनाते हैं। आप नेचुरल प्लाज्मिड्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई अगर कर देते हो तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स। तो हम कैसे लैब में आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स बनाते हैं, किस तरह से, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है जिसको हमको ध्यान में रखते हुए बनाना है, ये सब हम आगे जानेंगे। अब वेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसी में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालते हैं और उसके बाद यही वेक्टर इन्फेक्शन करता है और बहुत सारे सेल्स में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके घुसता है। तो इसीलिए हमारे लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम केसेस में हम जिन सेल्स में अपने वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को घुसाते हैं उन सेल्स को बोला जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल। तो बेस्ट जो सेल है वो है इस्चरेशिया कोलाई या ई कोलाई। इस्चरेशिया कोलाई की स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान से स्पेलिंग को याद कर लीजिए, 5-7 बार लिख लीजिए तो बस, और आप भूलेंगे ही नहीं। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म, बेस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? इस्चरेशिया कोलाई। अब इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं। तो आते हैं अब नोमेनक्लेचर ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का नामकरण होता कैसे है? प्लाज्मिड के एग्जांपल्स में नाम देखिए, PBr322, PUC19। तो इसमें जो पहला P है वो आता है प्लाज्मिड के कारण, क्योंकि दोनों में P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। उसके बाद आता है बीआर। बीआर है साइंटिस्ट का नाम पीबीआर में, जहां पे जिस साइंटिस्ट ने उसको इन्वेस्टिगेट या आइसोलेट किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस्को बॉलिवर रेमोंड रॉड्रिक्वेज। तो बॉलिवर एंड रॉड्रिक्वेज, ये स्पेलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रांसिस्को याद नहीं रखोगे पर बॉलिवर तो याद रखना ही होगा। तो बॉलिवर और रॉड्रिक्वेज, ये वर्ड्स दोनों याद होना चाहिए क्योंकि ये बीआर को रिप्रेजेंट करते हैं। 322 ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है उस प्लाज्मिड का। तो इस तरह से नामकरण होगा। सबसे पहले पी लिख दिया जाएगा छोटे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, जिसका मतलब होता है प्लाज्मिड। फिर आता है बीआर, मतलब साइंटिस्ट के नाम, ये या फिर ऐसा कुछ जो कि अनोखा हो उसके बारे में, और 322 उसका नंबर। जैसे PUC19 है, यहाँ पे P तो प्लाज्मिड है पर UC जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लिए है जहां पे ये आइडेंटिफाई हुआ था।
और 19 जो है वो उसका प्लाज्मिड वेरिएंट है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल है जो आपको आंसर्स में एग्जांपल के साथ रूल्स या नोमेनक्लेचर के प्रोसीजर लिखने होंगे। तो इतना पार्ट तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट धमाकेदार जो प्रॉपर्टी है वो धमाकेदार प्रॉपर्टी है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके पास खुद की मशीनरी है, वो खुद से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रखता है और जितने बार उसको रेप्लिकेट करना है वो खुद ही है, इंडिपेंडेंट, उसको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन की जरूरत क्यों है? ये इसलिए जरूरत है कि मतलब आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा कि नहीं घुसा, सेल में वेक्टर घुसा कि नहीं घुसा, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना पहले। तो ये सब स्क्रीनिंग के लिए हमको सिलेक्टेबल मार्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये होता है वो साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पोजीशंस बने हुए रहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है। अगर नहीं वीडियो देखा है तो लिंक शेयर कर रही हूँ, आई बटन में है, उसको आप देख लीजिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्लीवेज होगा और वहां पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसेगा, वहीं पे आपकी बाइंडिंग होगी। तो वो प्रेजेंट होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे। तो ये तीन पार्ट हो गया। आगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्मॉल साइज होना चाहिए। छोटा साइज होगा तो बहुत इजीली सेल के अंदर घुस सकता है। हाई कॉपी नंबर। वेक्टर जो है वो सेल के अंदर बहुत सारे कॉपीज बना ले तो बहुत सारे जीन अपने आप बन जाएंगे। जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे ही वो रेप्लिकेट करेगा वेक्टर तो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी रेप्लिकेशन होता जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टेबल मेंटेनेंस। ये बहुत ही स्टेबल वे में मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक सेल में घुसा दिया, उससे 4 सेल बने, 4 में से एक में ही गया प्लाज्मिड, बाकी में नहीं गया। नहीं, सारे सेल्स में प्लाज्मिड जाना चाहिए, सारे सेल्स में वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब 100 रेप्लिकेशंस हुए हैं, 100 जनरेशंस भी हो गए तो भी वो स्टेबल होना चाहिए। एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी, मतलब होस्ट सेल में घुसने की कैपेसिटी या होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करके एब्जॉर्ब हो जाने की कैपेसिटी, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस प्रोसेसर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रॉपर्टी हुई। पहला प्रॉपर्टी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, स्मॉल साइज, हाई कॉपी नंबर, स्टेबल मेंटेनेंस और एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी। अब जिनके यूनिवर्सिटीज में 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि होस्ट सेल्स या वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है वेक्टर की। ये है हमारा प्लाज्मिड। देखो इसमें इको R1, हिंट3, PST1, बैम H1, ZMAV1, ये सारे जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट है। PBr 322 है जिसका खुद का साइज 4.32 kb है। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है ये दोनों इसके सिलेक्टेबल मार्कर्स है। तो ये डायग्राम भी आपके आंसर में होना चाहिए। तो डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट जहां पे मेंशन है वहीं पे बनाना है। जैसे टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस रीजन में बैम H1 और ZMAV1 है तो ये दोनों वहीं पे बनेंगे और कहीं नहीं। अब आते हैं कि हम प्लाज्मिड को गुड वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स में जो जीन का इंसर्शन है वो बहुत इजीली हो सकता है। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, इसमें रेप्लिकेशन खुद ब खुद हो रहा है और अननेसेसरी डीएनए रीजन को भी ये रिड्यूस कर सकता है, रिमूव कर सकता है ताकि इसका साइज और छोटा हो जाए और ये बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर ले। कॉपी नंबर्स भी इसके इंप्रूव हो जाए। तो ये हो जाते हैं गुड वेक्टर की क्वालिटीज। अब आते हैं कैसे एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड्स। कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड मतलब ये सारे हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। PBr 322 में
दो जीन्स के बारे में इंपॉर्टेंस है, वो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। जैसा आपने डायग्राम में देखा कि पीबीआर 322 में इसमें दो जीन आपको मेंशन करना है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। उसी तरह से पीयूसी 19 में एक है मल्टीपल क्लोनिंग साइट और एक है लैक्स जेड जीन। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट और लैक्स जेड जीन, ये दो जीन पे आपको ऐड करना है, पीयूसी बनाना है तो, और पीईटी बनाना है तो ये हाई लेवल ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है। चलिए आप पीईटी का मुझे नॉमेनक्लेचर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। नहीं आता है तो लिख दीजिए नहीं आता, मैं बता दूंगी। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। जब पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए का आइसोलेशन, फिर वहां से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालो, जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करो, फिर उन दोनों को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको लगेगा डीएनए लाइगेज। अब आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप उसको स्क्रीन करो और कंफर्म कर लो कि हाँ ये सेल्स है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये होता है स्टेप्स। अब आते हैं एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। सबसे पहला आता है नेचुरल प्लाज्मिड, जिसमें है एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एफ प्लाज्मिड है तो ही एफ प्लस बनेगा, जिसको हम सेक्स प्लस बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। उसी के कारण ही एक सेल दूसरे सेल में अपने जीन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बाय कॉन्जुगेशन ट्यूब। आर प्लाज्मिड ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये होता है नेचुरली। अब इन्हीं के नेचुरल प्रॉपर्टीज को लेके हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं। इनमें से जो जो अच्छे प्रॉपर्टीज है उसको ले लेते हैं और नया बना लेते हैं। जैसे कि हमने आर प्लाज्मिड के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ली और बना दिया पीबीआर 322 एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। वैसे ही पीयूसी, पी जेम वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स के एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, आर्टिफिशियल वेक्टर्स। एमसीक्यू में कभी कभार ऑप्शंस में पूछता है कि कौन कौन से आर्टिफिशियल है, कौन से नेचुरल प्लाज्मिड्स है। एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, ये बहुत इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी आप इजीली कर सकते हो। ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होने के कारण ये बहुत फायदेमंद देता है, इसके हाई क्लोनिंग कैपेसिटी होती है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं और इसमें जीन क्लोनिंग के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, वेल स्टडीड है, बहुत अच्छे से इसका एक्सप्रेशन स्टडी किया जा चुका है और ये वाइडली अवेलेबल भी है आपके पास। डिसएडवांटेज, इसमें लिमिटेशन ये है कि जो फॉरेन जीन आप बाहर से घुसा सकते हो वो 15 kb से कम होता है, और बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा अगर इंसर्ट कर दिए तो उसके कारण ये स्टेबल नहीं रखता है। स्टेबिलिटी नहीं रखेगा तो एक सेल में गया, अगले सेल में जाते जाते हो सकता है कि वहां से डैमेज हो जाए या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पोजीशन से बाहर ही निकल जाए, तो ऐसा हो सकता है। इसमें स्पेसिफिक होस्ट स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है। होस्ट स्ट्रेन, जैसे मैंने कहा कि इकोलाई बहुत अच्छा स्ट्रेन है, तो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वेक्टर है और किस होस्ट स्ट्रेन में अच्छे से जा पा रहा है। प्लाज्मिड लॉस हो सकता है जब सेल डिवीजन होता है, तो हो सकता है कि प्लाज्मिड लॉस हो, पर मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, पर होता है, इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस में है। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि जो प्लाज्मिड है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एसेंशियल है। ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, मतलब ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन करता है, क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है। ये फॉरेन जीन को लेके जाता है, वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और पीबीआर 322 पीयूसी 19 ये हमारे लैब में बनाए हुए आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, जो बहुत हेल्प करता है हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में। तो ये था प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो होगा बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।